बचपन से किसी भी बच्चे के लिए एक माँ का होना, किसी भी भाई के लिए एक बहन का होना, किसी भी इंसान के लिए एक पत्नी का होना अपने आप में ये बताता है कि आखिरकार वो किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से अपने सपनों के लिए आगे बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। आप समझ सकते हैं, एक महिला जो कि सभी दुखों को भूल जाती है, मुस्कुराकर सब दर्द सह लेती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द छिपा तो होता है लेकिन उसे कभी जाहिर नहीं होने देती। यही है वो नारी, यही है वो शक्ति जो कभी दुर्गा बन जाती है, कभी चंडी बन जाती है, कभी दुश्मनों का संहार करती है, तो कभी बहुत खुशमिजाज से सबको माफ कर देती है। उस नारी शक्ति को सलाम। ऐसी तमाम महिलाओं को जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बारंबार नमन करता है। अपने सत्र का हम आगाज करेंगे और एक खास महिला हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नारी शक्ति आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर नाम रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का और इस देश का। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग है आपके पास, स्वाति सिंह जी का। मैम प्लीज़ स्टेज पर आएँ। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस दिशा में। तमाम सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे एडिटर दिलीप तिवारी सर को। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी मैम, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं हमारे साथ जो कि समाज को एक दिशा देने का काम करती हैं, और आज हम उन तमाम महिलाओं को सम्मानित करने वाले हैं जो कि इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। बदलाव की बात करती हैं हम सब, लेकिन वो महिलाएं इसके साथ जी रही हैं। वैसी महिलाओं का सम्मान आज होगा, वैसी महिलाओं को हम नमन करेंगे। सबसे पहले इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी रामकली जी को, जो कि शौचालय निर्माण को लेकर एक रोल मॉडल हैं। हम आपको सलाम करते हैं रामकली जी। 2006 में अपने मवेशियों को उन्होंने बेच दिया अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहू की इज्जत के लिए। शौचालय निर्माण में एक रोल मॉडल हैं। 2006 के वक्त में ये आगे आई और इन्होंने महसूस किया कि कितना महत्वपूर्ण है महिलाओं का इज्जत और कितना महत्वपूर्ण है कि उन्हें शौचालय मिले। इस दिशा में रामकली जी आगे बढ़ी और उन्होंने एक राह दिखाई। खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं स्वच्छ भारत, लेकिन वो संकल्प तभी पूरा होगा जब रामकली जैसी महिलाएं आगे आएंगी, जब हम सब इसमें अपनी हिस्सेदारी देंगे। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं मैम, हम आपको सलाम करते हैं, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। और ये ताली रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही बहुत महत्वपूर्ण है उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए और ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो कि रामकली जैसी हैं, जो सोचती हैं कि आखिरकार अपनी बेटियों को सुरक्षित कैसे करें, शौचालय के ज़रिए आखिरकार अपनी बेटियों की इज्जत को हम कैसे महफूज करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मुनीता प्रजापति को। आप एक मजदूर वर्ग से आती हैं, लेकिन आपने अपने हौसलों को इसके बीच में नहीं आने दिया। आप निरंतर आगे बढ़ती रही और एक विश्व कीर्तिमान आपने बनाया है। 10 किलोमीटर रेस वॉक में खिताब जीता है आपने। हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब हौसले हो तो व्यक्ति कुछ भी हासिल करता है। आपने उन तमाम सोच को बदल दिया है, तमाम बेड़ियों को तोड़कर आप आगे बढ़ी। ऐसी तमाम बेटियों को हम सलाम करते हैं, हम नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीता और बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप सर आपका। और अब हम अपने सत्र का आगाज़ करेंगे। स्वाति जी कृपया आप स्थान ग्रहण करें, और इसके लिए मैं अपने सहयोगी मृदुल को भी आमंत्रित करना चाहूँगी। हम आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिस नारी की बात कर रहे हैं, उसके विकास के लिए बीते 4 सालों में क्या कुछ काम हुआ है, किस तरीके से हम आगे बढ़े, हम ये जानने की कोशिश करेंगे स्वाति जी से। मृदुल। बहुत बहुत स्वागत स्वाति जी आपका, क्योंकि स्वाति जी जब महिलाओं की बात आती है तो एक झंडा बुलंद करती हैं उत्तर प्रदेश से। और अभी से नहीं, हम देख रहे हैं लंबे समय से स्वाति जी ने महिलाओं की जब बात आती है तो हर बार हमारे साथ भी वो कदम से कदम मिलाकर चली हैं। कुछ कमियां रही हैं तो हमने उन्हें बताया है और उन्होंने ठीक करने का भी काम किया है। आज भी वो इस मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है और प्रदेश की सरकार 4 साल हो गए सशक्तिकरण को लेकर बहुत काम कर रही हैं, आपने भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, बहुत सारे मंत्रालय आपके पास रहे, लेकिन
महिला और बाल विकास मंत्रालय बड़ा प्रदेश है, महिलाओं की बात करें, उनके पोषण आहार की बात करें या फिर गांव की महिलाओं की बात करें, कितना सशक्त आपने 4 साल में उन्हें किया है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मृदुल जी आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप 4 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं 2017 से ना शुरू करके मैं आपको, अभी हम 2021 में बैठे हैं, यहाँ से शुरुआत करती हूँ और उल्टा लेकर चलती हूँ मैं आपको। आज जिस समय में मैं आपके साथ इस मंच पर बैठी हूँ, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति जैसे योजना, ऐसे अभियान को चलाया जा रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश की जो बेटियां हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी हैं, उन तक कैसे सारी योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचे, इसके लिए उन्होंने गृह विभाग के माध्यम से ऐसे 23 विभाग हैं जो कन्वर्जेंस के माध्यम से ये काम कर रहे हैं और हम सभी जगह जाकर के आधी आबादी को अवेयर करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सरकारें योजनाएं बनाती हैं, हम भी योजनाएं बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक अवेयरनेस नहीं होगा। तो हम सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहे हैं, वो योजनाएं पात्र व्यक्ति तक पहुंचे उसकी भी हम चेष्टा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने बोला कि मेरे पास महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार है, अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बाल विकास पुष्टाहार में जो बच्चों का जो खाद्य सामग्री, उनका जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जाता था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं जी। क्यों ना उन जो खाद्य सामग्री है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, जो फूड है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फूड जो है, वो क्यों ना हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से उन बच्चों को पहुंचाएं ताकि वो भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। कहते हैं जब किसी को भी अगर आपको सशक्त बनाना है तो आवश्यक है कि पहले वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और ये सिर्फ बाल विकास पुष्टाहार में ही नहीं हुआ है। मैं आपको अभी बिजली विभाग की अगर बात करूं तो वहां पर भी महिलाओं को एंगेज किया गया कि आप जाकर के घरों में जो बिल कलेक्शन का काम होता है कि वो जाकर बिल काट करके देती हैं कि आपका इतना बिल बना है और फिर वो जाकर के ऑफिस में जमा करती हैं। मैं बेसिक शिक्षा की बात करूंगी, हम ब्लॉक स्तर पर जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो सिलाई जानती हैं, हम बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूनिफॉर्म को भी बदला, ड्रेस कोड पूरा बदल दिया बच्चों का, वो यूनिफॉर्म सिलाई करने का काम और बच्चों तक पहुंचाने का काम वो करती हैं। हम हर वर्ग के महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम मिशन शक्ति जैसे अभियान की शुरुआत नहीं करते। इसके अलावा चूंकि बहुत लंबी लिस्ट है, मैं 2 चीज और आपको बता दूं जो बहुत जरूरी है। एक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की उन्होंने शुरुआत की। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि भारत में जब तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी नहीं थे हमारे समाज में, जब तक उन्होंने हम देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जब से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, लोगों में एक जागरूकता आई बेटियों को लेकर के। नहीं तो हमारे घर में जब बेटियां पैदा होती थी पढ़े लिखे परिवार में भी, तो लोग दुखी हो जाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब बेटी जन्म लेगी तब से लेके उसके ग्रेजुएशन तक के एडमिशन में उसको 6 अलग अलग समय पर उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। तो किसी आंगन में अगर बेटी पैदा हो रही है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसे हम पैदा भी करवाएंगे, पढ़ाएंगे भी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के माध्यम से उन बेटियों के हाथ भी पीले करेंगे। एक सवाल और है स्वाति जी, क्योंकि 2021 का आपने जिक्र किया और महिला सुमंगला योजना का जिक्र किया, एक और योजना है जो अभी हाल ही में बजट में आई है, महिला सामर्थ्य योजना। सामर्थ्यवान आप बनाना चाहते हैं महिलाओं को, लेकिन अब क्योंकि आखिरी बजट है, ये पैसा तो मिल गया है, अब कब तक सामर्थ्य बना देंगे? देखिए, अभी यहाँ पर मीनाक्षी जी इस बात को कह रही थी कि जब हम उन महिलाओं के चेहरों पर हंसी देखते हैं तो अपने आप में जो खुशी होती है वो उसकी बात ही अलग होती है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी घर परिवार के चेहरों, जब उनके घर के लोगों के चेहरों पर हंसी आती है, खुशी आती है, तो वो खुशी जो हमारे अंदर जो हम महसूस करते हैं वो अलग ही है। जब किसी भी घर की महिला सशक्त होगी, जो महिला सामर्थ्य योजना की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ वो तो हम कर ही रहे हैं और ये आखिरी बजट नहीं है, फिर सरकार आएगी, फिर योगी जी आएंगे और बार बार हम ऐसा बजट लेकर आएंगे जिसमें हम महिलाओं को प्राथमिकता में रखेंगे, कि महिला सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता में रखेंगे। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बिल्कुल मैम। चलिए, अच्छी बात है स्वाति जी, और आपने उन तमाम योजनाओं को भी गिनवाया।
लेकिन महिलाओं को आगे जब हम बढ़ाते हैं, और आपने बताया कि 4 सालों में तमाम तरह की योजनाओं के जरिए महिलाओं का विकास हो, इस पर सरकार का फोकस है, लेकिन इसके साथ साथ एक दुर्भाग्य महिला सुरक्षा को लेकर जब हम तस्वीर देखते हैं उसको लेकर आ जाती है। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और आप भी हैं, और आप इस चीज़ को बखूबी समझ पाती हैं कि आज के वक्त में घर से बाहर जब कोई महिला निकलती है, जब कोई बेटी निकलती है, तो उसके घर वाले डरे रहते हैं कि आखिरकार बेटी कब लौटेगी। इस स्थिति से हम बाहर कब निकलेंगे? देखिए, इस बात को मैं मानती हूँ कि जब हमारी बेटियां घर के बाहर जाती थीं तो हम डरते थे कि हमारी बेटी सुरक्षित वापस आएगी या नहीं आएगी। मैं इसमें भी कुछ योजनाओं को जोड़ूंगी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से जब उन्होंने शौचालय निर्माण का कार्य शुरू करवाया, आपको लगता नहीं है कि ये बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? जब हमारी बेटियां खेतों में जाती थीं, मुझे याद है, क्योंकि गांव के परिवेश में जब हम छुट्टियों में गांव जाया करते थे, तो मुझे याद है गांव की जो महिलाएं थीं वो इंतज़ार करती थी कि जब अंधेरा हो जाए शाम को तब हम जाएं खेतों में, और सुबह उजाला होने के पहले जाती थी। क्या वो सुरक्षित थी? जब ऐसी सरकार है जो अगर मैं ये भी कहूँगी कि शायद आज किसी भी तरह का कोई बेटियों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, तो ये कहना गलत होगा। ये चीज़ें हैं और हम इस ओर अग्रसर हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और जब कहते हैं कि जब जन सहभागिता होती है, मैं एक बात कहती हूँ कि भाई एक 3S की बात कहती हूँ, मैंने कई मंचों पर इसको शेयर किया है, जिसमें कि संविधान है, हिंदी के वर्ड्स ले रही हूँ लेकिन अल्फाबेट्स में इंग्लिश के ले रही हूँ। संविधान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया एक महिला और एक पुरुष में। सरकार महिलाओं को जो आधी आबादी है उसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। जरूरी है कि जो तीसरा S है समाज, उसके सोच को भी बदलने की आवश्यकता है। आपने जब समाज की बात की तो मैं एक तस्वीर देखता हूं, वो हमें पीछे ले जाती है फिर 2016-17 की, जब कुछ टिप्पणियां की गई आपके परिवार के लोगों पर। आज की जो स्थिति है, अभी हम मार्च में हैं, लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा कि आरोप तय हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आरोप तय हो गए, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी नाम भी ले देता हूं, उन पर और 5 लोगों पर। और तो आपको लगता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जब होता है तो कानून को भी उसी दमदार तरीके से खड़े रहना पड़ेगा, तभी जाकर ये समाज, कानून महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए आगे काम कर पाएगा? देखिए, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को जब आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। और मैंने जो, क्योंकि आपने यहाँ पर जो मेरा मामला शुरुआत में हुआ था उसका उल्लेख आपने यहाँ पर किया है, तो मैंने शुरू से, आप मेरे किसी भी इंटरव्यू को देख लीजिएगा, मैंने कभी भी न्याय प्रणाली पर सवाल नहीं किया। मैंने बार बार शुरू से मैंने इस बात को कहा कि मुझे इस देश के न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है और मुझे न्याय मिलेगा, और वो न्याय मिला। लेकिन जो उम्मीद मैं शायद उस समय कर रही थी 2016 में, वो न्याय मुझे अब योगी जी के राज में मिला। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने न्याय प्रणाली को कि उन्होंने मुझे ही नहीं, मेरी छोटी सी बच्ची को और मेरे पूरे घर परिवार के महिलाओं को उन्होंने न्याय दिया उन्होंने। और ये ऐसा नहीं है कि वो न्याय सिर्फ मुझे मिला है, क्योंकि जब ये मामला हुआ था उस समय मैंने पूरा गूगल पे सर्च किया कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब 2 पॉलिटिकल आइडेंटिटीज लड़ाई कर रहे हो तो क्या कभी किसी परिवारों को भी ड्रैग कर लिया गया, उसमें घसीट कर लाया गया। वो पहला ऐसा मामला था। और अगर वहां उन लोगों को नहीं रोका जाता तो आए दिन हमारे घरों की बेटियों को कोई और कुछ गलती करता और घरों की बेटियों को घसीटा जाता। तो कहीं ना कहीं ये सारी बेटियों को न्याय मिला है, ये मैं मानती हूँ। ठीक है। राजनीति के रिस्पेक्ट में नहीं, मैं बात कर रही हूँ न्याय के लिए। अगर किसी के साथ कुछ हुआ, इसमें सुरक्षा को आप ले लीजिए, किसी के साथ कुछ भी हुआ, उस बेटी को न्याय दिलाने की उस राह को हमने कितना आसान किया। देखिए, मैंने तीसरे S की बात की, समाज की मैंने बात की थी। आप कभी भी देखिएगा, आज जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, हम पूरी तरीके से बेटियों को, महिलाओं को या किसी भी व्यक्ति को जो विक्टिम है, हम उसे न्याय दिलाने के लिए हम खड़े हैं, हम आतुर हैं। लेकिन
जब आप बेटियों की बात करती हैं तो इस बात को ध्यान दे दीजिएगा कि जब किसी बेटी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार कोई करता है, कोई मोलेस्टेशन होता है, स्टॉकिंग होता है, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोग उसे घरों में बंद कर देते हैं कि निकलना मत। अगर कोई बेटी स्कूल कॉलेज जा रही है और कुछ लड़के उसको पीछा कर रहे हैं तो हम उस बेटी को अंदर बंद कर देते हैं, तुम स्कूल नहीं जाओगी। अगर उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है तो हम उसे दबा देते हैं कि तुम कहीं बताना नहीं। ये घर के परिवार की, माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी को इतना सशक्त बनाइए कि तुम चलो, तुम्हारे साथ हम पुलिस स्टेशन चल रहे हैं, केस हम लिखवाएंगे। तो जिस दिन माता पिता इतने आउटस्पोकन हो जाएंगे, जब वो केसेस लिखवाने लगेंगे, तो शायद सरकार को भी ये सुविधा होगी और पुलिस को भी ये सुविधा होगी उन केसेस को रिजॉल्व करने में। मैं यूं कहूं कि स्वाति सिंह जैसा सशक्त और दबंग बनाना चाहिए, दमदार बनाना चाहिए, जो अपनी बात रख सके। देखिए, मेरा मानना है कि हर महिला सशक्त होती है, हर महिला, लेकिन अगर समाज उसे ना दबाए तो हर बेटी दुर्गा होती है। समय आएगा तो दुर्गा काली सबका रूप वो दिखा सकती है, और हर बेटी उतनी ही सौम्य होती है जो आप यहाँ पर बैठे हुए बेटियों को देख रहे हैं। बिल्कुल, सौम्यता और शक्ति दोनों चीज होनी चाहिए। एक और बात छोटी सी है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है या फिर केंद्र की सरकार है, 2-3 कानून लेकर आती है, चाहे 3 तलाक का हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2020-21 भी आप लेकर आए हैं। तो क्या ये बड़ा कारगर साबित होगा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है, चाहे तलाक का मामला हो, दहेज का मामला हो, उसमें रोकथाम के लिए? आपको लगता नहीं है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि किसी की भी बेटी बेटी होती है। वो ना तो किसी एक धर्म की होती है, ना किसी संप्रदाय की ना होती है, ना किसी जाति की होती है। आज मेरी बेटी है या किसी की भी बेटी है, या अपने मैं यहाँ पर, मुझे लगता है शायद वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने 3 तलाक की बात की है, मेरे किसी भी ऐसे मुस्लिम परिवार की अगर बेटी है और अगर उसको शादी करके उसका निकाह करने के बाद अगर उसे छोड़ दिया जाए, ये उचित है क्या? ये कहीं ना कहीं ये महिलाओं के अधिकारों का हनन है। उसे रोकना बहुत आवश्यक था। और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि हम नारी हैं, पहले हम ये समझें कि नारी हैं, ना हम किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, ना किसी धर्म, ना किसी जाति से जुड़े हैं। हम नारी हैं और हम नारी के सम्मान में सब खड़े रहेंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने केंद्र सरकार को कि उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को सशक्त करने के लिए वो इतना बड़ा बिल लेकर के आए, 3 तलाक जैसे बिल को लेकर आए। जब आपने उत्तर प्रदेश सरकार की बिल की बात की, मैं वो भी बता दूं, उस बिल में ये है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके किसी से शादी कर रहा है, किसी से निकाह कर रहा है, हम उसे रोकेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस बच्ची के और उस बच्ची के परिवार को आप धोखा दे रहे हैं। क्या फ्रॉड, कोई भी व्यक्ति फ्रॉड को बर्दाश्त करेगा? तो हमने ये कहा कि अगर वो बिल में ये है कि अगर कोई इस तरह का मिसरिप्रेजेंट करके शादी करता है तो उसको जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और होनी भी चाहिए। लेकिन स्वाति जी, जब ऐसे मसलों पर भी जब सियासत होती है, जब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको लेकर कहते हैं कि दरअसल एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में कैसे बढ़ेंगी बेटियां? मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि राजनीतिक ये सियासत होने लगती है इन चीज़ों की, किसी भी मामले को खास करके अगर वो बच्चियों से, महिलाओं से, बेटियों से जुड़ा हो तो उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मानना है। लेकिन साथ ही साथ जो आपने कहा कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर क्या करना चाहिए? विपक्ष, मैं तो बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, वही टीका टिप्पणी करते हैं। मेरा बार बार ये मानना है और मेरा इस बात को कहना है कि शायद अगर आप ऐसे अच्छे काम कर देते तो हमें इस काम को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ ना कुछ आपने कमियां की बेटियों को सशक्त बनाने में, इसीलिए हमें करना पड़ा। हम किसी भी धर्म या संप्रदाय में जाकर नहीं करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो सभी की बात कर रहे हैं, और ये तो अच्छी बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म को हम, एक पर्टिकुलर संप्रदाय को हम टारगेट करके चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि हम उनकी भी बेटियों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, जो आपने नहीं किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने विपक्ष की बात कही, 2 महिलाएं अब प्रतिनिधित्व कर रही हैं, पहले से करती रही हैं मायावती जी, और अब प्रियंका जी भी मैदान में आ गई हैं, जगह जगह किसान पंचायत भी कर रही हैं। लेकिन वो भी यही कहती हैं महिलाओं को लेकर कि महिलाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ा है, और जब ये मामला विधानसभा में जाता है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप एनसीआरबी के आंकड़े इस तरीके से पेश करते हैं कि प्रदेश की छवि खराब होती है। आपने नाम लिया मायावती जी का,
वो महिलाओं के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, उसके विषय में मुझे लगता है वो टिप्पणी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के लोगों ने इसी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर खड़े होकर जो जिस तरह के डेरोगेटरी वर्ड्स को जो उन लोगों ने इस्तेमाल किया था, उसके बाद आप टीवी में निकाल कर देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब में भी होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी के लोगों ने सजा देने के लिए, उनके परिवार को सजा देने के लिए उन लोगों ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है वो महिला सुरक्षा में कुछ बोलना उनका उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता है उनके, अगर हम मुख से ऐसी बात की जाए तो। उसके बावजूद भी एक बेटी को इतने साल दबाए रखे लोग। पहले ये कोशिश किया गया कि उस परिवार में जो लड़का है उसको आगे बढ़ाया जाए। जब वो आगे नहीं बढ़ पाए तब प्रियंका गांधी को लॉन्च किया गया फुल फ्लेज रूप में। तो बेटी को तो घर में दबा दिया गया। तो पहले घर में सशक्तिकरण हो जाए, फिर वो उत्तर प्रदेश के सशक्तिकरण की बात करें। यूपी की जिम्मेदारी तो संभाल रही है प्रियंका गांधी, चुनावी सभाएं भी करने वाली हैं और इसको लेकर पहले से ही अभी भी पूरे मोर्चा संभालने पर नजर आ रही है प्रियंका गांधी। तो यूपी में तो कह रही है, खैर राष्ट्रीय राजनीति में देखना होगा, लेकिन क्योंकि हम सियासत की बात कर रहे हैं स्वाति जी, हर एक क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या लगता है राजनीति में, क्योंकि चंद नाम अगर हम गिन लेंगे हाथों में गिनती है, लेकिन अगर हम सियासत में देखें और इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुछ गिने चुने नाम ही आते हैं जुबान पे, महिलाओं को प्रतिनिधित्व उस तरीके से क्यों नहीं मिल पाता, कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है और इसमें मुझे लगता है, आपने देखा होगा जब महिला सीट होती है तो पति अपने पत्नी को लड़ा देता है। काम कौन करता है? पति काम करता है। ये तो महिलाओं को ये बोलना पड़ेगा, भाई हमारी सीट है, हम काम करेंगे। कभी आप, कल हम लोगों का सदन कल ही एडजर्न हुआ है, कल खत्म हुआ है, और कल हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बताया कि 12 महिलाओं ने भी बोला, वो पूरी सूची उन्होंने बताई कि इस बार सदन में कितने लोगों ने, कितने सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी, चर्चा में पार्टिसिपेट किए। उसमें 12 ऐसी महिला सदस्य थी विधानसभा की, ऐसी महिला विधायक थी जिन्होंने उस चर्चा में भागीदारी अपनी की। कितनी बड़ी बात है, जब महिलाएं नहीं बोलती थी। आप नंबर्स भी आकर देखेंगे तो पहले से महिलाओं के नंबर्स बढ़े हैं विधानसभा में, उनका प्रतिनिधित्व हुआ है और उसके सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। उसके बाद वो महिलाएं अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर रही हैं। तो हमारी पार्टी में, हमारे सरकार में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। और जहाँ तक आपने कहा कि कितनी महिलाएं हैं, ये मैं इस बात को मैं कहूँगी क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार की नहीं थी, मैं राजनीति में नहीं थी, मैं विद्यार्थी परिषद से जरूर जुड़ी रही, लेकिन उसके बाद फिर मेरा विद्यार्थी परिषद में मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर दूसरे परिवेश में मैं चली गई थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे फिर ऐसा लगता था कि शायद राजनीति बहुत जो राजनीतिक जो परिवेश है वहाँ पर महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए शायद सेफ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी थी तब नई मैं राजनीति में आई थी, बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन मेरा हुआ था राजनीति में। और मैं उसके बाद 1 महीना 10 दिन लगातार मैं बाहर थी महिला सम्मेलन में। मैं आपको बता दूं, कोई मेरे परिवार का नहीं था, मैं अकेली महिला घूमती थी और वहाँ पार्टी के लोगों ने सारा अरेंजमेंट करना, हर एक जगह में, एक जनपद में एक दिन ही रुकती थी और सभी जगह मैंने कार्यक्रम किया, जरा सा भी सिक्योरिटी इशू नहीं हुआ। उसके बाद मैं रथ यात्रा में थी, जरा सा भी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये हमारी भी मानसिकता ऐसी हो गई है कि राजनीति सेफ नहीं है। मुझे लगता है कि हर महिला को, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, चाहे किसी इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल के सेक्टर में हो, चाहे आपके मीडिया में हो, चाहे राजनीति में हो, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सबको फेस करना पड़ता है और वो एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को हम खराब नहीं बोल सकते हैं। तो आप, बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र में भी महिलाएं आए, क्योंकि जरूरी है जब महिलाएं आएंगी तो मेरा अपना मानना है कि अनबायस्ड होती हैं। मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आपने सत्र का जिक्र किया और महिलाओं की जब बात हो रही है तो माननीय राज्यपाल भी महिला ही हैं, लेकिन सत्र में जब विपक्ष ने विरोध किया, वॉकआउट किया, नारेबाजी की, तो मुख्यमंत्री कहते हैं राज्यपाल तो सबके हैं, राज्यपाल किसी एक पार्टी के तो है नहीं, और वो महिला भी हैं। तो जब ऐसी स्थिति सदन में रहेगी और टेलीविजन पे लोग देखेंगे तो फिर क्या लगता है आपको कि जैसा स्वाति सिंह जी कह रही हैं कि रैली में तो दिक्कत नहीं होती है,
लेकिन जब माननीय राज्यपाल जी के साथ सदन में ऐसा व्यवहार होगा तो उसे कैसे देखती हैं आप? आपने देखा नहीं विपक्ष ने वॉकआउट किया या कुछ भी कर लिया, माननीय कि उस समय तो प्रथम बार जब आप इस तरह की राजनीति में आए, रैलियां देखी, लेकिन इस बार हमने अभी थोड़ी देर पहले आपका कॉन्फिडेंस भी देखा, तो फिर से रैली की तैयारी है, 2022 करीब है। देखिए, मैं ऐसे पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मैं ऐसे पार्टी से आती हूँ जहाँ पर 2017 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं आता है, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। इस पार्टी की एक विशेषता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई सांसद विधायक हो, या कोई पहले वो कार्यकर्ता है। तो हम पहले कार्यकर्ता हैं, हम उसी भावना से काम करते हैं। और एक भी दिन मुझे याद नहीं है जब हमने शायद जनता के बीच में जाकर काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता रोज काम करता है, चाहे रैली हो ना हो, चाहे चुनाव हो ना हो, हम जनता की वजह से यहाँ पर बैठे हैं और जनता के लिए काम करते हैं, भविष्य में भी जनता के लिए काम करते हैं। फिर जाने वाली हैं आप जनता के बीच में? मैं रोज जाती हूँ, मेरा फेसबुक और ट्विटर आप फॉलो कर लीजिए। नहीं, फिर से वोट मांगने जाने वाली हैं? अरे हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ चुनाव की बात कर रहा हूं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। जनता अपने आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, क्योंकि वो देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में रोज काम करता है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करता है। यानी कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पर स्वाति जी, एक बार फिर से मैं इसी पहलू पर लेके जाऊंगी, क्योंकि राजनीति की जब बात होती है, हमने जिक्र भी किया कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो उस संख्या में नहीं आ पाती, लेकिन इसमें महिला आरक्षण को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि अगर आप तय कर देंगे प्रतिनिधित्व को, तो शायद उस तादाद में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आएंगी, हिस्सा लेंगी। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? बतौर महिला मेरा ये सवाल है। देखिए, हमारी सरकार कहीं भी और कभी भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं रही है। और मैंने जैसा कि कहा कि आप अगर मेरे पार्टी में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरी है कि जो पति प्रधान, पति ब्लॉक प्रमुख और जो भी पति होते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो मानसिकता दूर होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब वो मानसिकता दूर होगी, हर महिला के अंदर जब वो अपना घर चला सकती है तो वो हर काम बड़े दक्षता के साथ कर सकती है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहले हम अपने घर में रिजर्वेशन दें, उसको हम उसे घर से बढ़ाएं। सरकार पूरी तरीके से तैयार है रिजर्वेशन। महिला संबंधी आरक्षण, जो आरक्षण की बात की, उस बिल को लेकर मेरा सवाल है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना, हम पहले भी हम पीछे नहीं गए थे, हम आज भी नहीं गए हैं। तो जल्दी हम देखेंगे? अरे हम इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेकर आ रहे हैं, जब 3 तलाक और धारा 370 और 35A हटा सकते हैं, उसमें भी बेटियों के सशक्तिकरण का है। जब मैं धारा 370 और 35A हटाने की बात कर रही हूँ तो क्योंकि जिन बेटियों की शादी बाहर हो जाती थी, उनको एक तरीके से समझिए घर निकाला मिल जाता था। तो जब हम बेटियों को इतना सशक्त कर रहे हैं तो चिंता मत करिए, मोदी जी वहाँ बैठे हैं, योगी जी यहाँ बैठे हैं, बेटियां सशक्त ही होंगी। आने वाले चुनाव में हम यही उम्मीद करें महिलाओं के टिकट्स को लेकर। महिलाओं के टिकट में देखिए, अगर ऐसा होता, मैं तो एक उदाहरण के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। अगर कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को प्रमोट नहीं करती, मैंने बहुत स्पष्ट रूप में आपके मंच से कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थी, मैंने बहुत काम किया, बहुत साल मैंने काम किया। लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरा राजनीति से थोड़ी दूरी बन गई थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, फिर उसके बाद मैं अपने घर देखना, परिवार देखना, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, जीत कर मैं आई और सिर्फ विधायक नहीं बनी, मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष उन्होंने बनाया, फिर टिकट देकर विधायक बनाया, और सिर्फ यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में आज मैं मंत्री हूं और आज मैं आपके मंच पे बैठी हूं। मैं धन्यवाद देती हूं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, मैं धन्यवाद देती हूं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और कहीं ना कहीं उन लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज मैं लोगों के लिए कुछ काम कर पा रही हूँ। आपने अपने मंत्रालय का जिक्र किया, जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी तब पोषण आहार की मैं बात करूंगा, क्योंकि हमने शुरू में इसकी चर्चा की। पोषण आहार को लेकर शुरू से कुछ ना कुछ योजनाएं बनती चली गई, लेकिन अब भी सुपोषण की बात हो रही है। हाल ही में जो बजट आया सुपोषण के लिए, उसमें भी पैसे दिए गए हैं। क्या अभी बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ की लगभग आबादी है, आपको लगता है कि अभी भी सुपोषण के लिए बहुत कुछ करना बाकी
बाकी है आपके विभाग में? बिल्कुल बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है पूरे देश में। और ये भी मानना चाहिए कि यहाँ पर बहुत बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, और इसीलिए भारत सरकार की जो योजना चलती है उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक फंड अलोकेट किया है सुपोषण योजना के लिए, क्योंकि हम भी जो योजनाएं चल रही हैं उसके अलावा उसके अतिरिक्त भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के बच्चे कम से कम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, वो 3 कैटेगरीज हैं तो वो जल्दी से जल्दी ग्रीन कैटेगरी में आ जाए। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनके माध्यम से हम लोग इस तरह का काम को, जो इंटरेस्टेड हैं सरकार के साथ मिलकर काम करने में, और सरकार का उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, वो तब भी काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा किसी भी अभियान को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें जन सहभागिता भी आवश्यक है। इसमें स्वाति जी मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि हम जब कोरोना के फेज को देखें स्टार्टिंग के वक्त में बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हुई। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, ये भी चीज़ हमने देखी कि प्रभावित हुई इससे शुरुआत के वक्त में। अभी फिलहाल हम इसको लेकर किस कंडीशन में हैं? मुझे लगता है कि भारत सरकार में माननीय गृह मंत्री जी ने एक उस समय एक ऑर्डर इशू किया था, मुझे एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं है, शायद 2 अप्रैल था या 2 जून था, शायद 2 अप्रैल को ही उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स हर 15-15 दिन पर सभी जो भी लाभार्थी हैं आंगनवाड़ी के, उनके घरों पर, लाभार्थी में हमारे यहाँ गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, धात्री माताएं जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो, और जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं वो सभी लाभार्थी हैं हमारे, और एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं स्कूल से, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ऐसे 11 से 14 साल की बच्चियां, उन सभी लाभार्थियों के घर घर में जाके हर 15-15 दिन, और उस 15-15 दिन में कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, अगर संडे भी होगा तो आपको घरों में जा करके उनका जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फूड था, जो उनका पोषाहार था, वो आपको घरों तक पहुंचाना है। तो सरकार पूरी तरीके से सेंसिटिव है एक इश्यूज को लेकर के। एक चीज़ और है, जैसा आपने कहा कि दरवाजे पर राशन पहुंचना चाहिए, दरवाजे पर राशन तो पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन एक चीज़ और हमने देखी है, जब हम पोषण आहार की बात करते हैं तो बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आती हैं जब नीचे जो अधिकारी होते हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और स्वाति जी आपने तो ये तो आप पिछले सरकारों की बातें नहीं, क्योंकि आपने भी एक अधिकारी को फटकार लगाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं में इतने ज्यादा इन सारी चीजों को लेकर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हाँ। और उसके साथ साथ मुझे लगता है, खैर मैं तो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके दिशा निर्देशन में और जिनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रही हूँ, लेकिन एक व्यक्ति जो सभी विभागों में एक वो समीक्षा करते हैं कि किसमें कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, और अगर क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अगर हमारी जगह से कोई कमी होती है, शायद हम उन चीज़ों की समझ अगर कम है, तो वो बहुत अपना मार्गदर्शन भी देते हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि कौन काम कैसा कर रहा है, एक अधिकारियों की वो मॉनिटरिंग अपने सोर्सेस के माध्यम से करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब इतना ज़्यादा कॉन्शियस मुख्यमंत्री हैं तो इस तरह की कोई बात। और देखिए, अगर कोई भी अधिकारी, मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि 100% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी होता है कि जो कुछ गलत काम करते हैं, गड़बड़ काम करते हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 1 सेकंड भी कड़ाई करने में या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटते हैं, ना तो वो हटते हैं, ना कोई भी विभागीय मंत्री हटता है। तो 0 टॉलरेंस की नीति से अधिकारी टाइट हो रहे हैं, आपका कहना है? मैंने बोला ना कि अगर मैं ये बोलूंगी कि बिल्कुल सभी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो शायद ये भी गलत होगा। अगर कोई भी गलत काम कर रहा है, वो सूचना हमें मिल जाए तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, और 0 टॉलरेंस वाली सरकार है। वो तो मानिए, अगर 0 टॉलरेंस वाली सरकार नहीं होती तो ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी और ना ही तो कोई मंत्री ऐसे मंच पर, खुले मंच पर बैठ करके ये बात नहीं कहता। नहीं, बिल्कुल ये तो है, लेकिन जब 0 टॉलरेंस की बात आती है तो एक मेरा क्राइम को लेकर सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब वो मुख्यमंत्री बने तो भी साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध है वो बिल्कुल हम रोकेंगे, अपराधी या तो उत्तर प्रदेश की धरती छोड़ दे या फिर वो जेल में रहेगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, लगातार विपक्ष ये कहता है कि महिलाओं को लेकर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जैसा प्रिया ने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया, शुरुआत में भी जिक्र किया। लेकिन अभी की जो स्थिति है, कुछ ऐसी घटनाएं आसपास जिलों से सामने आई हैं, बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं। आपको लगता है जो 3 S की आपने बात की उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और समाज,
ये दोनों बिंदु पर अगर काम होगा तो ये घटनाएं रुक जाएंगी? देखिए, जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है वो भी एक इसी का हिस्सा है कि सभी जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है उत्तर प्रदेश को, उनको पता चलना चाहिए कि कितनी योजनाएं सरकार चल रही है, उनके क्या क्या अधिकार हैं। इसलिए हम इन योजनाओं को चला रहे हैं कि किसी भी तरीके से आधी आबादी के खिलाफ कोई भी ऐसे उनकी सुरक्षा के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि आसपास के जनपदों से, ये मैं मानती हूँ कि ज़रूर घटनाएं पहले भी होती थी, शायद पहले कुछ ज़्यादा होती होंगी, अभी भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस ओर अग्रसर है कि हम किस तरीके से ऐसी घटनाओं को रोकें या पूरी तरीके से ख़त्म करें। पूरी तरीके से सरकार इन चीज़ों को लेकर के सेंसिटिव है, इन चीज़ों को लेकर बहुत ही हम संवेदनशील भी हैं। और मुख्यमंत्री जी की अगर आप बात करेंगे तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों ने शुरुआत, जब विपक्ष की आप बात कर रहे थे, शुरुआत में हम लोगों ने रोमियो स्क्वाड बनाया था। तो रोमियो स्क्वाड में लोगों ने बड़ा, विपक्ष ने बोलना शुरू किया कि उसमें तो ऐसे होता है वैसे होता है, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अभी मैं एक दिन किसी मंच पर बैठी थी, वहां पर लोगों ने कहा रोमियो स्क्वाड तो अब सुनने ही नहीं मिलता। अरे भाई, जब तो बना तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, जब उसका काम एकदम स्मूथली होने लगा, आपके पास कोई सवाल नहीं है, तो आप कह रहे हैं पता ही नहीं चला। तो क्या ये जो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक समाज में बदलाव आया है और उनका काम अच्छा चल रहा है, तो आप चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, चर्चा का विषय मिल नहीं रहा तो कुछ भी बोलो। स्वाति जी, हम बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जो हम एक तस्वीर देखते हैं, लिंगानुपात के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, उस तरीके से उतने मजबूत स्थिति में इस वक्त हम नहीं हैं। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भी बेटियां हैं जिनको कोख में ही मार दिया जाता है, और ये तस्वीर सामने आती रहती है। वक्त बेवक्त हम भी इस खबर को उठाते रहते हैं, हम भी इस पर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन आखिरकार इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक महिला के तौर पर, और अब सरकार में क्योंकि आप हैं, तो ऐसे में आपका विभाग भी है, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त में हम किस सिचुएशन में? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। हत्याएं होती हैं, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने उसमें इनाम भी रखा कि ऐसी माएँ जिनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपका अबॉर्शन कर दिया जाएगा, ये डायग्नोज करा जा रहा है कि उस गर्भ में बेटी पल रही है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने उस योजना की शुरुआत की। अब माँ को इतना आउटस्पोकन होना पड़ेगा या किसी के भी माध्यम से वो अगर हमें जानकारी मिल जाएगी तो हम वहाँ पर जाकर कार्यवाही करते हैं, लेकिन उस महिला को इतना सशक्त होना पड़ेगा कि अगर उसे प्रेशराइज कोई करे तो उसका विरोध करें, वो हमें बताए, हम ज़रूर उसके खिलाफ, जो भी उनको प्रेशराइज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा ना, जो मिशन शक्ति अभियान में ऐसे गृह विभाग के साथ 23 ऐसे विभाग हैं जो कि कन्वर्जेंस के माध्यम से हम अपना काम कर रहे हैं। उसकी वो ज़रूरी इसलिए है कि जो जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं ये लोगों तक पहुँचे, ये उन्हें पता चले कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे कि हमारे समाज की बेटियों को उनका अधिकार मिले, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मंत्री जी भी हमारे बीच में आ गए आपके साथ ही। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपके ऊपर भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। यहाँ बात महिला सशक्तिकरण की हो रही है, हमसे आप बात शिक्षा की भी करेंगे, तो दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। मंत्री जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वाति जी, आपने 2-3 चीजों का जो जिक्र किया है उसको लेकर एक और महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, क्योंकि आपको याद होगा हम लगातार आपसे चर्चा करते रहे हैं और इस मंच पर कई बार आप आई हैं। आत्मरक्षा को लेकर मुझे याद है आपने कहा था कि आत्मरक्षा को लेकर मैं काम कर रही हूं और बेटियों को खुद इतना सशक्त बनाया जाए कि वो अपनी रक्षा कर सकें, उसको लेकर भी आपने कहा था कि मैं फ्यूचर में काम करूंगी, भविष्य में काम करूंगी। कोई योजना है स्वाति सिंह जी के? भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आत्मरक्षा जैसी योजना की भी शुरुआत की है, और सिर्फ वो बच्चियों को सिखाएंगे ही नहीं बल्कि उन्हें आगे बनाकर एक इंस्ट्रक्टर के रूप में भी उन बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं तो कहूँगी हर बेटी को कि आपको आत्मरक्षा तो सीखना ही चाहिए कि कैसे अपने आत्मरक्षा करनी है आपको। इसके साथ ही साथ आपका विल पावर भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी कुछ भी आप स्किल सीख लीजिए अपने आत्मरक्षा के लिए, जब तक आप अंदर से
अपने आत्मा से आप जब तक मजबूत नहीं होंगे कि अगर हमें सामने से कोई कुछ करेगा तो हमें किस तरीके से विरोध करना, ये जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से, ये भी बहुत बहुत जगह आपने देखा होगा कि महिलाओं को बहुत मानसिक रूप से भी परेशान किया जाता है। वो शायद शारीरिक से भी ज्यादा प्रताड़ना होती है क्योंकि वो चीजें दिखती नहीं है, वो तो उसके मन में चोट लगती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बेटियों को इतना सशक्त बनाना है कि सरकार तो आपको आत्मरक्षा करने के लिए जो भी चीजें हैं वो सिखा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप घर में आपको दिमागी रूप से इतना मजबूत होना है, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना है कि सामने कोई भी आए, अगर वो गलत करेगा, गलत बोलेगा, तो उसका विरोध करना आपको आना चाहिए। बचपन में बहुत चीजें सिखानी पड़ती हैं और मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, क्या स्कूलों से कोई सामंजस्य बैठाने की कोशिश है महिला बाल विकास विभाग की, ताकि बच्चियों को स्कूल से ही वो चीज सिखाई जाए? देखिए, आपके पास बेसिक शिक्षा है, प्राइमरी स्कूल है, और मेरे पास आंगनवाड़ी है। नींव हम रखते हैं और आगे उस नींव को मूर्त आकार देने का काम बेसिक शिक्षा करता है। तो नींव जब मजबूत होगा तो मूर्ति भी अच्छी बनेगी, घर भी अच्छा बनेगा, वो घर अच्छा तैयार होगा। तो नींव हम रखते हैं और माननीय मंत्री जी उन बच्चों को आगे भविष्य के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो सिर्फ इस प्रदेश का ही भविष्य नहीं है, इस पूरे देश का भविष्य है। तो आवश्यक है कि इस देश का भविष्य मजबूत हो। एक चीज़ और, मेरा बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है, बहुत बड़ी भूमिका है महिलाओं की, क्योंकि जब आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तभी देश आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बातें होती है, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते सालों से क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी और प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी जब कभी कार्यक्रमों में जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो आप देखिएगा वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बात करते हैं और उनसे मिलते भी हैं। ये ऐसी महिलाएं हैं जो समूह की महिलाएं होती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम स्वयं सहायता समूह का गठन करते हैं और आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं जो हैं, अगर अभी कुछ दिन पहले के परिवेश में हम बात कर लें, तो वो ज़्यादातर ऐसी महिलाएं होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। उसके बावजूद भी उन महिलाओं को उनका समूह बनाना, उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको रिवॉल्विंग फंड देना, ताकि वो अपना काम आगे कर सके और वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी यहाँ आने के पहले 11 बजे मेरा मैं वो ट्रस्ट का नाम तो नहीं लूँगी, काफ़ी बड़ा ट्रस्ट है, और मेरी उनसे इसी विषय पर वार्ता हुई कि आप मेरे क्षेत्र में लगभग 15 से 20 हज़ार ऐसी एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं। बाकी समूहों को भी मैं चाहती हूँ कि वो ट्रेनिंग लेकर के और वो काम करें। यहाँ पर SRLM से जुड़ी हुई हैं प्रदेश में, और जो NRLM से भी जुड़ी हुई महिलाएं हैं। तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और मैं आप लोगों को आग्रह करूंगी कि आप आइए। सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में, देश के किसी भी विधानसभा में चले जाइए। मोदी जी ने जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जितना सशक्त कर लिया, शायद कोई और व्यक्ति नहीं कर पाता। बिल्कुल, आपने हमें आमंत्रण दिया है, हम जरूर आएंगे और कमियां होंगी तो आप तक पहुंचाएंगे। और जिस साफगोई से स्वाति सिंह जी जवाब देती हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जब हम सवाल पूछेंगे तो इसी साफगोई के साथ आप अपनी बात रखेंगी। समाज सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, हर एक मसले पर आपने चर्चा की। स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए, और क्योंकि आज हम सम्मान करें महिलाओं का, और साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी का कि वो भी मंच पे आए, और आज सम्मान उन सहयोगियों का भी जो कि हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं बुलाना चाहूँगी मिस मोहिनी झावर, ट्रस्टी एंड CEO देवा फाउंडेशन वाराणसी। हम अनुरोध करेंगे कि इनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि ये हमारे साथ आए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस मीनाक्षी कपूर, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ईशा विंग से, आप भी आए। अपने उन तमाम सहयोगियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो कि आज इस मौके पर हमारे साथ आए, इस कार्यक्रम के सफल होने में अपनी भूमिका यहाँ पर सुनिश्चित आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं डॉक्टर रूपिका सिंह, अकिया एस्थेटिक्स हैं, आप फाउंडर एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने क्योंकि आज हमारे साथ इस
दौरान मौजूद नहीं रह पाई, उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजा है। मैं अनुरोध करूंगी हमारी टीम से कि उस वीडियो संदेश को ज़रूर प्ले किया जाए, और क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, उनका क्या विज़न है उसको भी ज़रा हम देखें। डॉक्टर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को विमेन अचीवर्स अवार्ड की इस खूबसूरत पहल के लिए शुभकामना देना चाहती हूँ। साथ ही इस अवार्ड से मुझे सम्मानित करने के लिए आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ साथ एक महिला भी हूँ, और इसीलिए शायद मैं महिलाओं के संघर्ष को अच्छे से समझ सकती हूँ। एक तरफ समाज की रूढ़िवादी सोच और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां। हर सफल महिला के पीछे कोई ना कोई संघर्ष की कहानी जरूर होती है, लेकिन ऐसी सभी मुश्किलों को पार करते हुए आज हर सेक्टर में महिला अपना अलग ही पहचान बना रही है, बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर रही हैं, और ऐसे ही अचीवमेंट्स को आज सम्मानित करने के लिए इस मंच पे जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने ये अवार्ड फंक्शन रखा है, और मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज क्योंकि हम नारियों की बात कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही हैं, ऐसी खास शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा, माउंटेनियर, पर्वतारोही। आपने वो मुकाम हासिल किया है तमाम बंदिशों को तोड़कर, सिर्फ 1 पाँव से विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपने फतह किया है। आपने मजबूत हौसलों और इरादों से ये बता दिया कि अगर एक नारी कुछ ठान ले वो कुछ भी कर सकती है। जोरदार तालियां, तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही है वो जो कि आपको प्रोत्साहित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, देश को आगे ले जा रही हैं, देश को एक नई धार दे रही हैं। सियासत हो चाहे कोई और फील्ड हो, हर एक क्षेत्र में महिला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपके लिए एक बेटी के तौर पर, एक माँ के तौर पर आपके विकास में योगदान दे रही हैं, आपको आगे बढ़ा रही हैं, तो उसी धार के साथ देश को नई बुलंदियों पर पहुंचा रही है। आज में एक नया मुकाम बना रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। हम उन तमाम महिलाओं को नमन करते हैं, उन तमाम महिलाओं का शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि आपसे हम हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं। आप सृष्टि का निर्माण करती हैं, आप इस देश का निर्माण करती हैं, आप राष्ट्र निर्माण करती हैं, और आप हर एक क्षेत्र में अपने कार्यों के ज़रिए एक मुकाम हासिल करके दूसरों को प्रोत्साहित करती हैं, दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाती हैं। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, हम सब आपको नमन करते हैं।